आज 21वीं शताब्दी में भारत जहाँ भी है, बहुत संघर्ष के बाद है। पहली संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरी संघर्ष देश में कोई तकनीक नहीं थी। कैसे ना कैसे करके देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के भविष्य का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। भारत के लिए आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अमेरिका, फ्रांस, चाइना ये सब बड़े बड़े देशों से भारत को हर रोज धमकियां मिला करती थी। और इसी दौरान भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने भारत देश को अपने कंधे पर रखकर आज उस मुकाम पे खड़ा कर दिया। और आज 21वीं सदी में भारत जहाँ भी है, उनके बहुत बड़े योगदान की वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनके वजह से आज अपना भारत रसिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाता है। क्योंकि पहले के समय भारत में कोई तकनीक ही नहीं थी, जिस वजह से भारत की कोई इज्जत नहीं होती थी और किसी भी देश की वैल्यू उसके टेक्नोलॉजी के द्वारा देखी जाती है। और इसी कलाम जी ने भारत को तकनीक दिया, मिसाइल दिया, न्यूक्लियर वेपन दिया और साथ ही साथ भारत को न्यूक्लियर नेशन बना दिया, जो कि ये सब बातें बहुत गर्व की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से एपीजे अब्दुल कलाम जी के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। और उनके माता पिता कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनके पापा जैनालाबुद्दीन नाव चलाया करते थे, जिससे कि उनकी घर की रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल जाया करती थी। और कलाम जी अपनी स्कूलिंग पास के गांव से ही किया करते थे। लेकिन जब उनकी उम्र 7 से 8 साल हुई तो एक बार की बात है कि रामेश्वरम में एक बहुत भयंकर साइक्लोन आती है, जिससे कि उनके पापा का सारा नाव उड़ जाता है और उनका बिजनेस एकदम से चौपट हो जाता है, जिस वजह से उनको घर चलाने के लिए एक भी पैसे नहीं होते हैं। और इसी कारण एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने घर के रोजी रोटी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूज़पेपर और इमलिया बेचा करते थे। और करीबन 8 साल की उम्र में उनके जीवन में संघर्ष आनी शुरू हो गई थी। एक तो ऑलरेडी गरीब परिवार में पैदा हुए ही थे और ऊपर से सिर्फ 8 साल की उम्र में उनको घर चलाना पड़ता था। लेकिन इतना कठिनाई और मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और 8 साल की उम्र में स्कूल से पढ़ के आकर कमाने चल जाया करते थे। और द विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक उनका ये कहना था, मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ ही था, लेकिन बहुत खुश नसीब वाले परिवार में पैदा हुआ था। क्योंकि उनके मम्मी पापा भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी के बात को समझा करते थे और साथ ही साथ उनको खूब सपोर्ट भी किया करते थे। उनकी मम्मी कुरान की बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही सिखाया करती थी कि क्या गलत है और क्या सही है। और उनके पापा जैनालाबुद्दीन भले ही नाव चलाया करते थे, एक छोटा काम किया करते थे, लेकिन वो एक बहुत ही नोबल पर्सन थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी हाई स्कूल रामनाथपुरम के स्वाड हाई स्कूल से कंप्लीट किया। फिर 4 साल के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई किया। सब डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। और उनका सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। उन्हें एडमिशन के लिए 1000 रुपये की जरूरत होती है, लेकिन उस समय 1000 बहुत बड़ी बात होती थी, जिस वजह से उनके एडमिशन के लिए उनकी बहन जोरा ने अपने सोने के कंगन को बेचकर अब्दुल कलाम जी का एडमिशन MIT में करवाया। और ये बात अब्दुल कलाम जी को बहुत बुरी लगी। उनको खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने कसम खाया कि सबके इतने मेहनत और सपोर्ट के बाद मुझे जीवन में बहुत कुछ करना ही करना और जिसका जितना लिया है सबको वापस करके रहना है। और उन्होंने जितना सबका लिया था उतना तो दे ही दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। आगे देखिए ये सब कैसे हुआ था। फिर MIT से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल गए, जो कि बेंगलोर में था। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो एयर फोर्स में जाना चाहते थे, जिस वजह से अब्दुल कलाम जी देहरादून जाकर एयर फोर्स के लिए अप्लाई किए, जिसमें 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन होना था। और 8 लोगों का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन 9वें नंबर पे कलाम जी का सिलेक्शन होता है। और मानिए तो उनका सपना ही टूट जाता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। खुद के ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि परिवार वालों ने इतना सपोर्ट किया,
यहाँ तक एडमिशन के लिए अपने सोने का कंगन बेच दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। फिर कलाम जी ने एयरफोर्स का सपना ऐसे ही छोड़ दिया। मानिए तो ऐसा कि उनके किस्मत में एयरफोर्स में जाना लिखा ही नहीं था। फिर वो अपने रास्ते इंजीनियरिंग में बिल्कुल सीधे चलते जा रहे थे, और बाद में इंडियन मिनिस्ट्री में एज ए सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट सेलेक्ट हो गए। फिर वो इंडिया में बहुत सारे जगह जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। फिर आगे जाकर वो एज ए साइंटिस्ट देखते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे है। इंडिया के पास खुद के कोई वेपन नहीं थे, कोई सैटेलाइट भी नहीं थे, और छोटे छोटे चीजों के लिए भारत को दूसरे देशों के पास जाना पड़ता था। जिस वजह से जितने भी न्यूक्लियर नेशन वाले देश थे, न्यूक्लियर नेशन वाले मतलब कि जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर बम का परीक्षण पहले से कर लिया था, उन्हें न्यूक्लियर नेशन माना जाता है। जिस वजह से ये न्यूक्लियर नेशन वाले 5 देश अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस और रसिया, ये सब भारत को बहुत ही नीचे नजर से देखा करते थे, और उनकी नजर में भारत की कोई वैल्यू नहीं थी। और अगर भारत के साइंटिस्ट कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया करते थे या परीक्षण किया करते थे, तो ये सब न्यूक्लियर नेशन वाले देश भारत को इन सभी चीजों को करने के लिए रोका करते थे, पाबंदी लगा दिया करते थे, और साथ ही साथ भारत के लिए नए नए रूल बना दिया करते थे, जिससे कि भारत बिल्कुल डोमिनेंट हो जाती थी। और इन्हीं सभी चीजों को देखकर भारत के सभी साइंटिस्ट, जिसमें कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, विक्रम साराभाई और सतीश धवन शामिल थे, और इन लोगों ने उनके ऐसे रूल को नजरअंदाज करके रूल के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिससे कि भारत के पास खुद का हथियार हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी देश की वैल्यू उसके टेक्नोलॉजी से होती है, क्योंकि इस मामले में भारत बिल्कुल पीछे था। और काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद, काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश को भारत का पहला मिसाइल दिया, और बहुत सारे वेपन दिए, सैटेलाइट भी दिए, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, रोनी और बहुत सारे। और उनके ये संघर्ष इतने थे कि आपको इमेजिन करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगा कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जी इन सभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उसी दौरान 1971 में उनके टीम के लीडर विक्रम साराभाई जी की मौत हो गई थी, क्योंकि उनका इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हाथ था, और उनके बिना प्रोजेक्ट आधा अधूरा रह गया था। और साथ ही साथ अब्दुल कलाम जी के मम्मी और पापा दोनों लोगों का मौत इसी दौरान हुआ था। और मानिए तो कलाम जी को उस दौरान हार्ट अटैक सा झटका लगा हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, काफी एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी, उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया, और भारत देश को सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि बहुत कुछ दिया। और आज सिर्फ उनके वजह से अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ये सब बड़े बड़े देश आज भारत को इज्जत भरी नजर से देख पाते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऐसी मेहनत और परिश्रम के कारण वो भारत के 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट भी रहे। और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीजें एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया है, आपको इमेजिन करना और उनके संघर्ष को इमेजिन करना काफी मुश्किल होगा। सुनने में तो आसान लगता है कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन एक्चुअल में ये सब करना एक बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से उन्हें प्रेसिडेंट के साथ साथ कंट्री हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न के साथ सम्मानित किया गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।